बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी 2 के चैप्टर 7 की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वुलर्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उन्हें किस बेस पर जो है वो क्लासिफाई किया गया है। तो अबाउट 200 ईयर्स अगो जो भी कंपाउंड्स थे इन्हें क्लासिफाई किया गया था उनके ओरिजिन प्लस इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर। तो जब हम इनके ओरिजिन और प्रॉपर्टीज की बेस पर कंपाउंड्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के जो है वो कंपाउंड्स जो है वो हासिल होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी मैंने यहाँ पे बात की है कि हमने इसे किस बेस पर क्लासिफाई किया है, इनके ओरिजिन की बेस पर क्लासिफाई किया है। तो मतलब कि हम देखते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ से हासिल करते हैं और इनऑर्गेनिक कहाँ से हासिल करते हैं। ये कंसीडर किया जाता था 200 ईयर्स अगो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हमेशा कहाँ से हासिल किए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये हमारे पास मिनरल से हासिल किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते थे, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसीडर किया जाता था कि हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो कुछ वाइटल फोर्सेस होती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करती हैं। और इस वजह से इसको जो है इसकी बेस पर एक थ्योरी पेश की गई थी, जिसे कहा गया था कि हमारे पास क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर इस थ्योरी की बात करते हैं तो ये थ्योरी की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ये सिर्फ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते थे, इसके अलावा इसका कोई भी सोर्स नहीं था। क्योंकि ये थ्योरी तो पेश की गई थी तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया था, मतलब कि इस पर कोई भी फर्दर जो है वो काम नहीं हो रहा था, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस भी नहीं हो रही थी। बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था हमारे पास वुलर ने रिजेक्ट किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वुलर ने इसे किस तरह रिजेक्ट किया था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी जो है वो प्रीवियस डेफिनेशन क्या थी और अब की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ ओल्ड डेफिनेशन। तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, द कंपाउंड्स obtained from living organisms। जो हमारे पास कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं इसे क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास प्रीवियस डेफिनेशन थी या ओल्ड डेफिनेशन थी जो 200 ईयर्स अगो पेश की गई थी, लेकिन बाद में वुलर के एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसकी जो है मॉडर्न डेफिनेशन पेश की गई है। तो इसकी अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स containing कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मस्ट होगा और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी हो सकते हैं। और हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा हम इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है
कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स का जो वर्ड है ये ड्राइव होने से निकला है। ड्राइव होने का मतलब है किसी भी चीज़ से निकालना, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। तो ये थी इसकी जो है मॉडर्न डेफिनेशन। नाउ हम बात करते हैं वुलर्स वर्क की, कि वुलर ने हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसे कैसे रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वुलर्स एक्सपेरिमेंट। तो वुलर हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट था और जिसने ये एक्सपेरिमेंट जो था वो 1828 में पेश किया था और इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था? इसने अमोनियम साइनेट लिया था। अमोनियम साइनेट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, NH4CnO। ये अमोनियम साइनेट लेके इसने इसे हीट अप किया और इसके बाद इससे इसने क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अमोनियम साइनेट जो है ये कौन सा कंपाउंड होता है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो यूरिया है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना एक बहुत बड़ी जो पेशरफ्त थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जब इस साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने देखा कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, देन बाकी साइंटिस्ट ने भी इस पे जो है वो काम करना शुरू कर दिया और अब जो है वो मिलियंस की तादाद में जो है वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं। तो ये सबसे पहला जो कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो प्रिपेयर किया गया था। ये आप लोगों को वाइवा में MCQs में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा कंपाउंड जो था वो प्रिपेयर किया गया था, वो क्या था? यूरिया था। और प्रिपेयर किससे किया गया था? अमोनियम साइनेट से। और किसने किया था? फ्रेडरिक वुलर ने किया था। और ये आप लोगों को बहुत अहम क्वेश्चन है, या इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने और कैसे रिजेक्ट की थी, तो उसमें भी आप लोग यही लिखोगे। देन हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, कि इसने ये प्रूव कर दिया था कि हमारे पास लेबोरेटरी में भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी वाइटल फोर्स जो है वो ज़रूरी नहीं होती है। तो इस तरह हमारे पास डेली लाइफ की रेंज में जो है बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स जो है वो बने थे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से जो है प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब हम इनके एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड्स में ये मस्ट है कि उसमें कार्बन हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है मोस्टली हैव हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन का होना मस्ट है और हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह और हैलोजेंस वगैरह भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास जो है वो कार्बन तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर देती हूँ, यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसके अलावा कार्बोनेट्स। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास जो है ये कार्बाइड्स भी इसमें आ सकता है। तो इसमें कार्बन तो प्रेजेंट है बट ये क्या है? ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की, या यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग्स दे देती हूँ, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, ये सबसे पहला जो फीचर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेक्यूलियर नेचर ऑफ
कार्बन। अब यहाँ पे पेकुलियर का मतलब क्या होता है? पेकुलियर का मतलब होता है डिफरेंट नेचर। मतलब कि कार्बन जो है वो बाकी सारी एलिमेंट से जो है वो डिफरेंट नेचर क्यों शो करते हैं? इसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास क्या बना सकते हैं? ये हमारे पास लॉन्ग चेन्स या हमारे पास रिंग्स बना सकते हैं। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि कार्बन अपने ही एलिमेंट से मिलकर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है वो बना सकता है। इतनी लंबी जो है वो हज़ारों की तादाद में उसमें कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? एक बहुत बड़ी जो है वो चेन बना सकते हैं। इसके अलावा कार्बन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है एंड इसके अलावा कार्बन जो है कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये बाकी जो एलिमेंट्स है उसके साथ भी जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा सल्फर के साथ भी ये डबल बॉन्ड बना सकता है। तो ये आपस में डबल बॉन्ड भी या मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं और बाकी एलिमेंट्स के दरमियान भी बना सकते हैं। तो इस वजह से इसके जो वेरियस साइज, शेप और स्ट्रक्चर के जो है वो एलिमेंट्स बनते हैं और इसे कहा जाता है ये कार्बन की पेकुलियर नेचर है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक बिहेवियर। तो इसका नॉन आयनिक बिहेवियर क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये कोवैलेंट इन नेचर होते हैं और इसलिए ये हमारे पास नॉन आयनिक बिहेवियर जो है उसे शो करते हैं। और ये हमारे पास क्या आता है? क्योंकि ये कार्बन और जो हाइड्रोजन के दरमियान खासतौर पर बॉन्ड बांध रहा होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। जब भी किसी एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा तो वो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो किस तरह बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हम इसके हेडिंग की बात करते हैं, इसकी कम्प्लेक्सिटी होती है। यहाँ पे हम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत लार्ज होते हैं और क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास थाउजेंड एंड मिलियंस जो है वो कार्बन के एलिमेंट्स आपस में मिलकर जो है वो लॉन्ग चेन जो है वो बना सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक स्टार्च हमारे पास आ जाता है और स्टार्च का अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो यह है C6H10O5 और यहाँ पे N लगा रही हूँ साथ। N का मतलब है कि ये जो स्टार्च का सिंगल यूनिट है या इसे हम लोग कहते हैं मोनोमर है, ये हमारे पास 1000 तक जा सकता है। 1000 इस तरह के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिलकर एक स्टार्च का मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। तो इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसमें गोश्त वगैरह में पाई जाती हैं, आपके नेल्स में या हेयर्स में जो है पाई जाती हैं। इसमें जो है इनका जो मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस, ये हमारे पास 1000 से किस में जाता है? मिलियंस में चला जाता है। ये क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर मैस। तो ये इतने बड़े जो है कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। देन हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि हमारे पास क्या है? आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो ये एक फिनोमेना है जिसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, लेकिन हमारे पास उनका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो सेम होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंपाउंड्स हैव different structure formula but same molecular mass।
तो इन्हें हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये आइसोमरिज्म है। तो कार्बन के क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं, ये आइसोमरिज्म किस लिए शो करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो कॉमन फिनोमेना जो है वो सब में पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मीथेन की बात करती हूँ, बल्कि मैं इथेन या प्रोपेन की बात कर लेती हूँ, CH3, CH2 एंड CH3, ये हमारे पास प्रोपेन है। इसी तरह अगर मैं ब्यूटेन की बात करती हूँ तो CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं पेंटेन की बात करती हूँ तो पेंटेन हमारे पास क्या होगा, CH3, CH2, 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 और बल्कि इसे मैं जो है वो यहाँ तक हम कर लेते हैं। आगे हमारे पास चलो CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोपेन है इसमें एक CH2 ग्रुप है, जो ब्यूटेन है इसमें 2 CH2 ग्रुप हैं, लेकिन जो पेंटेन है इसमें 3 CH2 ग्रुप है। मतलब कि ये हमारे पास सिमिलर जो है वो आगे को चेन जो है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कि इनका फिनोमेना जो है वो सिमिलर फिनोमेना जो है, इसमें कॉमन फिनोमेना जो है वो अकर हो रहा है, इसलिए हमारे पास इनका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं या इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस वजह से क्या करते हैं, ये हमारे पास आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो अगर मैं आइसोमरिज्म की एक आधी एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ, तो चले मैं यहाँ पे ब्यूटेन की बात लिखती हूँ कि ब्यूटेन हमारे पास स्ट्रेट चेन में भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि हमारे पास ये है। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 कार्बन है और इसी तरह हमारे पास जो है वो 10 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं इसे ब्रांच फॉर्म में लिखती हूँ, CH3, C, CH3, CH3 एंड H, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्बन जो है वो 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो 10 है। हाइड्रोजन और कार्बन सेम है, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास जो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है वो डिफरेंट हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं ये आइसोमरिज्म जो का फिनोमेना जो है वो शो कर रहे हैं। बाकी प्रॉपर्टीज जो है चले हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी वो क्या है हमारे पास, वो है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। और वो किस वजह से स्लो होता है, हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनका मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से स्लो होता है, और इनकी यील्ड जो होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, वो भी लो होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम लास्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। तो ये जो है ये पोलर कंपाउंड्स में है वो अनसॉल्युबल होते हैं, या जो है इमिजिबल हम कह सकते हैं, या लेस सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर वाटर की बात कर देते हैं, तो वाटर का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये इस फॉर्म में आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है दोनों हाइड्रोजन्स पे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से वाटर क्या होता है, वो पोलर कंपाउंड होता है। और आपने पहले भी जो है वो स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, सेम डिजॉल्व सेम, मतलब कि पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही मिक्स होते हैं। तो वाटर पोलर है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन में लेस होता है, तो इसलिए ये वाटर में जो है वो कम डिजॉल्व होते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिजॉल्व नहीं होते। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है बेंजीन आ जाता है, टॉलिन आ जाता है, इसके अलावा एसीटोन आ जाता है, फिनॉल आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते। तो यहाँ तक आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, और देखते रहिएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।